मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम एशिया का नवजागरण विषय पर अध्ययन करना चाहेंगे। नवजागरण का अर्थ हुआ पुनः जागरण करना, अर्थात एशिया 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एशिया यूरोप से आगे निकल चुका था। एक जागरण तो वो था। उसके बाद इस मध्यकाल में एशिया महाद्वीप के ऊपर साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना आधिपत्य स्थापित करके यहाँ पर उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद की या साम्राज्यवाद की एक व्यवस्था करके इन एशियाई राष्ट्रों को अपने आधिपत्य में ले लिया था। बस 19वीं सदी में एशियाई राष्ट्रों में इस दास्ता, इस आधिपत्य से मुक्त होने के लिए अनेकों राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप या कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप एशियाई राष्ट्रों को मुक्त होने का अवसर मिला। इस मुक्त होने वाले अवसर को ही नवजागरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारत, चीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन आदि राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अपने आप को स्वतंत्र कराया, अर्थात अपने यहाँ नवजागरण स्थापित कर दिया। इनके राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के अन्य एशियाई राष्ट्रों ने भी अपने यहाँ नवजागरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप एक प्रगति करता रहा, एशिया पिछड़ता जा रहा था। इसका मूल कारण था एशियाई महाद्वीप के ऊपर उन साम्राज्यवादी ताकतों का आधिपत्य। इस आधिपत्य से मुक्त होने का प्रयास ही नवजागरण है। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस विश्व युद्ध में स्वशासन, राष्ट्रता की भावना को एशियाई महाद्वीप ने समझा और जाना। परिणाम स्वरूप विश्व मंचों पर एशियाई राष्ट्र अपने लिए उच्च स्थान की मांग रखने लगे। अतः धीरे धीरे एशिया में नवजागरण की एक बहार बहने लगी। हम कह सकते हैं कि नवजागरण के कुछ मूल कारण भी हैं। विश्व राजनीति में परिवर्तन आया, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति पूर्व वाली राजनीति से पूर्णतः बदल चुकी थी। क्योंकि विश्व राजनीति अब दो महाशक्तियों में विभाजित हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय हम देखें तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम देखें तो पुनः वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखें तो साम्यवाद और पूंजीवाद, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र। इस प्रकार से इन उभरी हुई और परिवर्तित परिस्थितियों में एशिया को जागृत होने का या स्वतंत्र होने का एक अवसर महसूस होने लगा। परिणाम स्वरूप एशिया में जागरण धीरे धीरे आने लगा।
एक दूसरी जो विषय है यूरोपीय या साम्राज्यवादी ताकतों का अजय रहना, इस विषय को प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में एशियाई सैनिकों ने तोड़ा। इस भ्रम के टूटने के बाद एशियाई महाद्वीप में उनकी अपराजय रहने की जो एक परंपरा चली आ रही थी, जिसके विरुद्ध यहाँ के लोगों में खड़ा होने का साहस नहीं था, अब पुनः ये लोग समझ गए कि ये अपराजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है, इनको विजित किया जा सकता है। अतः यहाँ राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रारंभ होना इसी का परिणाम था। एक घटना घटी, उसने संपूर्ण विश्व जगत को प्रभावित किया, या खासकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी राज्यों को विशेष रूप से प्रभावित किया, अर्थात उन साम्राज्यवादी ताकतों को हिला के रख दिया कि 1905 और 4 ईस्वी के बीच में रूस और जापान के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें जापान की विजय हुई और शक्तिशाली विशालकाय राज्य रूस हार गया। इससे एशियाई राष्ट्रों में, अफ्रीकन राष्ट्रों में या लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ और उन्होंने अपने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए या राष्ट्रता की भावना को जागृत करने के लिए प्रयास करना शुरू किया। एक विषय आता है पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, सभ्यता का प्रभाव, क्योंकि पाश्चात्य जो भाषा अंग्रेजी, पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता, इन सभी के माध्यम से एशियाई लोगों ने राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय गौरव आदि के बारे में बहुत नज़दीकी से समझा और जाना, और उन्होंने महसूस किया कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए यूरोपीय राष्ट्र किस कदर प्रयास करते हैं। इसी का परिणाम ये हुआ कि एशियाई महाद्वीप में भी अपने राष्ट्रीय गौरव सम्मान के लिए लोग आगे आए और आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप यहाँ पे स्वतंत्रता की बहार आई। विश्व युद्धों का प्रभाव भी एशियाई जागरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका कारण है कि एशियाई राष्ट्रों ने उन साम्राज्यवादी ताकतों के अंडर में या उनके नीचे हमारे सैनिकों ने दूसरी जगह जाकर के जो युद्ध किया, उस युद्ध के समय हमारे सैनिकों ने ये जाना कि ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ पूर्णतः कमज़ोर हो चुकी हैं, पूर्णतः जर्जर हो चुकी हैं। अब अगर इनके विरुद्ध संघर्ष किया जाए, आंदोलन किए जाएं, स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाएं, तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, इनके आधिपत्य से निकल सकते हैं, इनके नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा विषय कि ये महाशक्तियाँ अब केवल नाम मात्र की महाशक्तियाँ रह गई थी, क्योंकि अब ये ताकतवर नहीं बची थी, क्योंकि युद्ध के परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक सैनिक शक्ति पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुकी थी। इसके अलावा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मेन उद्देश्य या सिद्धांत जो रहा वो था विश्व शांति। और विश्व शांति तभी संभव है जब संपूर्ण विश्व में समानता, स्वतंत्रता स्थापित हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में या उन साम्राज्यवादी ताकतों को या उपनिवेशवादी ताकतों को अपने उपनिवेश ख़त्म करने के लिए निर्देश दिए या उन्हें समझाया या ऐसी नीति अपनाने के लिए विवश किया जिससे कि उन्हें अपने उपनिवेश को मुक्त
करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अलावा साम्यवादी राष्ट्रों का मजबूत होना, अर्थात संयुक्त जो साम्यवादी थे, मीन्स सोवियत संघ के नेतृत्व में जो संयुक्त हो चुके थे, जो संगठित हो गए थे साम्यवादी राष्ट्र, इनका मजबूत होना भी पूंजीवादी राष्ट्रों को मजबूर किया, उन साम्यवादी राष्ट्रों को मजबूर किया जिन्होंने अपना उपनिवेश, अपना साम्राज्यवाद स्थापित कर रखा था। और साम्यवादी राष्ट्रों की प्रगति से एशिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका को बल मिला कि संघर्ष के दम पर अपने आप को स्थापित किया जा सकता है, अपने यहाँ स्वतंत्रता, राष्ट्रता स्थापित की जा सकती है। और इन साम्यवादी ताकतों को हटाने में सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्रों ने भी अहम योगदान दिया, इसलिए भी एशिया में जागरण आया। इसके अलावा उपनिवेशवादी ताकतें, स्वयं उपनिवेशवादी ताकत, जिसमें खास करके हम इंग्लैंड को ले सकते हैं, फ्रांस को ले सकते हैं, और जो भी यूरोपीय कंट्रीज हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, आदि राष्ट्र हैं जो साम्यवाद स्थापित करती थी, उन सभी राष्ट्रों की ताकत अब केवल कमज़ोर नाम मात्र की ताकत रह गई थी, वो कमज़ोर हो चुके थे। इसलिए इनके विरुद्ध एशियाई राष्ट्रों ने संगठित होकर के जो आंदोलन किया, परिणाम स्वरूप यहाँ एशिया में उसका नव जागरण के रूप में उदय हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के बाद एशिया में एक बाहर आई राष्ट्रीयता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, समानता के प्रति, अधिकारों के प्रति, राष्ट्रीय गौरव के प्रति जो लोगों के मन में एक विचार आए, उनके परिणामस्वरूप यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। उस समय की परिस्थितियों में परिवर्तन आया, स्वयं साम्यवादी शक्तियों ने भी कुछ बंधन ढीले किए, परिणामस्वरूप एशिया में नव जागरण का उदय हुआ। धन्यवाद।